नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं आड़ी। और आज एक बार फिर से हम इस दुनिया के इस समय के सबसे ज्वलंत मुद्दे की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला मुद्दा, और ऐसा कैच 22 सिचुएशन इसमें बनी हुई है जिसमें जो इन्वॉल्व्ड पार्टीज हैं उनको यह लग रहा है कि उनके लिए यह प्रतिष्ठा और वजूद दोनों की लड़ाई है, और दूसरी तरफ दुनिया को यह लगने लगा है कि इनकी इस लड़ाई में अब दुनिया के वजूद पर तो खतरा नहीं बनने वाला है। नई धमकी या महाविध्वंस, दोनों ही तरफ से धमकियां आई हैं। ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है, तो उधर ईरान ने भी कहा है हमने भी चिन्हित कर लिए हैं वो ठिकाने जिनके नाम हमारी मिसाइलों पर लिखे हुए हैं। क्या होने वाला है आगे दुनिया का? एनर्जी के बगैर, जाहिर है एनर्जी ना हो तो व्यक्ति भी शव कहलाता है। दुनिया को भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का सबसे बड़ा ठिया जिस तरफ है वहां ये टर्मोइल बजाय शांत होने के और भड़कता हुआ दिख रहा है। जहां मामला क्या होने वाला है दुनिया का, जरा देखिए अपडेट। उसके बाद आपके पास वो नजरिए होंगे जिनके पास तजुर्बा है ये बताने का कि अब होने क्या वाला है। इराक के एरबिल से अभी अभी की ये खबर, शमाक रिफाइनरी में लगी आग। आग के चलते रिफाइनरी को बंद किया गया। इराक का बड़ा ईंधन संयंत्र है शमाक में। शमाक से ये खबर, वहां की रिफाइनरी में ये आग लगी। अब तब जबकि दोनों ही तरफ से एक दूसरे की ऊर्जा इंस्टॉलेशन, एनर्जी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। वैसे में शमाक में ये जो आग लगी है, ये आग हमले की वजह से लगी है, ये आग लगी है फिर किसी सैबोटाज की वजह से, या फिर ये कोई दुर्घटना है, ये अभी जाहिर है तय नहीं हुआ है। लेकिन ये बताता है कि ऐसे मामले में जब लग रहा है कि एक दूसरे के एनर्जी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जाएगा, वैसे में यहां ये आग लगना अपने आप में इस बात का इशारा कि ये सब कुछ सामान्य होने की संभावना तो बहुत कम है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये एनर्जी इंस्टॉलेशन और इस तरह के तमाम दूसरे एनर्जी इंस्टॉलेशंस केवल इन जगहों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। इराक के एरबिल से ये बड़ी खबर है, शमाक रिफाइनरी में आग लगी है। आग के चलते रिफाइनरी को बंद किया गया है। इराक का ये बड़ा संयंत्र है शमाक में। अब अगली खबर की तरफ चलिए। इराक में ऑयल फील्ड पर हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। अल अहदाब ऑयल फील्ड को दहलाया गया। ईरान से लगे वेस्ट प्रांत को किया टारगेट। भीषण आग की चपेट में ऑयल रिफाइनरी। यहां देखिए जरा, अल अहदाब ऑयल फील्ड इराक। तो कई जगहों पर तो कहकर हमला किया जा रहा है, कई जगहों पर होने वाला जो मामला है वो एम्बिग्विटी में है कि ये किसी तरह का सबोटाज है, ये हमला है, या फिर ये दुर्घटना है। अब जरा अगली खबर की तरफ चलिए। इराक में चीन की पेट्रोलियम कंपनी पर हमला बोला गया। भीषण आग में कई स्टोरेज टैंक तबाह हो गए। ऑयल फील्ड से जहरीली गैस निकलने का दावा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रिसाव से हड़कंप। तो ये तीनों ही खबरें देख लीजिए। इन तीनों ही ऑयल रिफाइनरीज को अधिकृत रूप से बताए गए एक या किसी दूसरे कारण की वजह से जलता हुआ देख लीजिए, और यह भी देख लीजिए कि इस दुनिया की अर्थव्यवस्था के चक्के को चलाने में जो ऊर्जा काम आनी थी वो इस तरीके से लड़ाइयों में उसको नष्ट किया जा रहा है। अब अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। इराक में अमेरिकी दूतावास का बयान, मिडिल ईस्ट में हालात खराब होने वाले हैं, मिडिल ईस्ट में असुरक्षित माहौल है, आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में तनाव के और बढ़ने का इशारा। इराक में अमेरिकी दूतावास का बयान। जाहिर है दुनिया में वो एजेंसियां जिनकी काबिलियत सबसे ज्यादा मानी जाती है, उन्हीं में से एक आप जानते हैं अमेरिकी एजेंसियां भी हैं। और अमेरिकी एजेंसियों को अगर यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस इलाके में तनाव और बढ़ेगा, तो जाहिर है वो बेवजह नहीं है। और तब तो बिल्कुल भी बेवजह नहीं है जब उनमें से एक पार्टी खुद अमेरिका है, जिसको यह तय करना है कि इस इलाके में शांति रहेगी या नहीं रहेगी। तो अमेरिका भी इसके लिए तैयार है, और खुद अमेरिका यह जानता है कि उसकी महाशक्ति होने के बावजूद ईरान के पास इतना पर्याप्त मादा है कि वो लंबे समय तक रेजिस्टेंस दे सकता है। अब जरा देखिए इराक में अमेरिकी दूतावास का बयान, मिडिल ईस्ट में हालात खराब होने वाले हैं, मिडिल ईस्ट में असुरक्षित माहौल है, आने वाले दिनों में तनाव बढ़ेगा। के बाद ये देखिए हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान इन खबरों की तर्जुमानी कैसे करते हैं। बीते दिनों की स्थितियां, आज के दिनों के हालात और आने वाले दिनों का इशारा समझिए जरा उन लोगों से जिन्होंने इस तरीके की बहुत सारी चीजों को अपने सामने गुजरते हुए देखा है, और जो समझ सकते हैं कि आज जो घटनाएं हो रही हैं वो
क्या इशारा कर रही है भविष्य के संदर्भ में। एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, ब्रिगेडियर शारदेंदु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अचल कुमार मल्होत्रा भी हमारे साथ, एम्बेसडर अचल मल्होत्रा भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। कुवैत पर ईरान का कई ड्रोन से हमला, उनके पास जाने से पहले मेहमानों के पास जरा ये खबर भी देखिए। कुवैत में ईरानी टारगेट पर अमेरिकी ठिकाने, कुवैत के एयर डिफेंस ने कई ईरानी ड्रोन किए तबाह। हमले के बाद कुवैत में जारी हाई अलर्ट। कुवैत में पेट्रियट थर्ड सिस्टम तैनात। ये देखिए जरा, कुवैत में पेट्रियट और थर्ड दोनों ही तैनात हैं। ये दोनों ही बड़े नाम माने जाते हैं एयर डिफेंस के मामले में। और यहां पर आप देखिए जो हुआ है, कुवैत पर ईरान ने कई ड्रोन से हमला बोला। कुवैत में ईरानी टारगेट पर अमेरिकी ठिकाने हैं और कुवैत के एयर डिफेंस ने कई ईरानी ड्रोन तबाह किए। हमले के बाद कुवैत में हाई अलर्ट जारी है। थर्ड और पेट्रियट जैसे बड़े नाम एयर डिफेंस के मामले में जो हैं वो यहां पर तैनात हैं। लेकिन आप जानते हैं जिस तरीके की लड़ाई के लिए जाना जाता है ईरान, उसने भी इस बात पर महारत हासिल कर ली है कि अगर आप थर्ड और पेट्रियट के इंटरसेप्टर्स चलाएंगे तो हम इतने सारे सस्ते ड्रोन आपकी तरफ दागेंगे कि आपका एयर डिफेंस सैचुरेट हो जाएगा और हमारे बहुत सारे ड्रोन्स में बेशक आप कई रोक लेंगे अपने महंगे इंटरसेप्टर से, लेकिन कुछ तो जाकर ठिकाने पर लग ही जाएंगे। अभी ये जो सब चल रहा है, आइए इन डॉट्स को कनेक्ट करें और समझें आने वाले दिनों के इशारे। कमोडोर काले, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, ट्रंप ऑलरेडी दिनेश जी बोल चुके हैं कि जो नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर है, वो जो नेक्स्ट कुछ दिनों में जो है वो उसकी इंटेंसिटी इंप्रूव होने वाली है। एंड जहाँ तक अभी डिस्कशन का सवाल है तो ट्रंप के पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। धीरे धीरे जो है उनकी नवंबर की डेडलाइन पास आती जा रही है, उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। इनफैक्ट सेनेट में अब बिल्स भी मूव हो रहे हैं जिससे उनके पावर को जो है और रिड्यूस किया जा सके। तो उनके पास टाइमलाइन, उनके पास जो टाइम अवेलेबल है वो कम है, और जब टाइम अवेलेबल कम होता है तो कई बार जो है रैश डिसीजन या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जाते हैं ताकि लड़ाई आपके फेवर में आए। तो अब ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन या रैश डिसीजन क्या हो सकता है? नेतन्याहू के साथ उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने अपने काफ़ी डिफरेंसेस रिजॉल्व किए हैं। तो ये एक कंबाइंड यूएस एंड इजराइल असॉल्ट जो है नेक्स्ट कुछ दिनों में देखा जा सकता है। अब परंतु इस असॉल्ट के टारगेट क्या रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि अभी तक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है, उसको अवॉइड किया है, क्योंकि वो एक एक्चुअली इलीगल टारगेट वॉर। सर बिल्कुल भी तो नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, परंतु उसको कोलेटरल डैमेज बोलते हैं। निशाना मार के टारगेट नहीं किया है, परंतु यदि वहां लग जाता है तो उस वॉर में हमेशा कोलेटरल डैमेज तो होता ही है। परंतु यदि ये शिफ्ट सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली डिसैलिनेशन प्लांट्स, वाटर रिजर्वोयर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, एनर्जी सोर्सेज पे होता है तो देन डेफिनेटली जो है ईरान के लिए इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और सेकंड ऑप्शन जो है वो हमेशा से मैं बोलता रहा हूं कि सेकंड ऑप्शन जो है वॉर को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने का जो है वो इज द यूज ऑफ अ वेपन विच नोबडी वांट्स टू यूज, बट वो पॉसिबिलिटी भी अब बढ़ जाती है। तो जो वॉर की इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, और स्पेशली ईरान की साइड से जैसे जैसे हॉरिजॉन्टली वॉर को इंक्रीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से देखते हुए देखिए, वॉर का कोई भरोसा नहीं होता। वॉर में आगे क्या होने वाला है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, परंतु जो रीजनेबल एजम्पशंस हैं उसके बेसिस पे सर अब हम ये कह सकते हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ भी हो सकता है, तो मतलब रीजनेबल अजम्पशंस अभी ये बताते हैं कि आगे तजुर्बे के आधार पर प्रेडिक्शंस यहां से कुछ नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस तरह से काम कर ही नहीं रही हैं जो इसके पहले कन्वेंशनली आज तक काम करती रही हैं। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास एक चीज समझने के लिए आना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि क्या आप भी ये मानते हैं कि कोलेटरल डैमेज में ही सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बना है अभी तक, वरना उसको निशाना बनाया नहीं गया है? नंबर एक। नंबर दो, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जब मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में हिस्ट्री ये बताती है कि अक्सर जो सत्तारूढ़ रहता है उसके खिलाफ ही जाता है मिड टर्म, तो फिर इसकी कितनी चिंता कर रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप? और मुझको लगता है कि कई बार आर्सेनिक जैसे एक बहुत खतरनाक जहर है, लेकिन उसी से होम्योपैथी की दवाई बनती है, आर्सेनिकम एल्बम। तो मुझको लगता है कि ये समझने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी कि बेशक इस युद्ध और फॉरएवर वॉर वाली सिचुएशन में अमेरिकी नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर मैं मागा बेस बचाना चाहता हूं तो लड़ाई और उसमें अपना मैचो मैनशिप और अपना हीरो टाइप इमेज उसी से बनाकर मुझको रखनी पड़ेगी। देखिए, पहली चीज कोलैटरल डैमेज अब तक ईरान में अमेरिका ने काफी हद तक अवॉइड किया है फर्स्ट फेज ऑफ वॉर के अलावा। अब तक इन्होंने बहुत लिमिटेड उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अब तक अटैक किया, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किया, जो हॉर्मुज पर अटैक कर सकते थे शिप्स या उनके मिसाइल्स, उन पर अटैक किया है। अब तक इन्होंने
लार्ज स्केल कोलैटरल डैमेज नहीं किया है जो ईरान कर रहा है कुवैत के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ, कि उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स या उनके जितने भी अमेजन वेब सर्विसेज के फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर वो करते हैं तो वो एक वॉर क्राइम है, ये बॉटम लाइन वो जानते हैं कि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप की पोस्चरिंग है उसको देख के लग रहा है कि जो फाइनल फेज होगा या जो अगला फेज होगा, फाइनल फेज तो नहीं, उसमें वो कर सकते हैं, उनके जो ब्रिजेस हैं वो तोड़ सकते हैं, उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, रिजर्वायर जैसे उन्होंने कहा, और जो सबसे ज्यादा उनको हानि पहुंचा सकता है वो है उनके जो ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, उसको वो अटैक कर सकते हैं। रही दूसरी बात उनके मांगा बेस की और इलेक्शन की, देखिए ट्रंप वो इलेक्शन मोड में कभी नहीं रहते। आपने देखा भी होगा फर्स्ट टर्म में भी जब वो पूरी तरह से कोविड के अगेंस्ट चले गए थे कि मास्क नहीं पहनना, ये नहीं कर, तो इलेक्शन उनके दिमाग में रहता नहीं। हाँ, उस प्रोसेस में उस इलेक्शन को जीतने की वो कोशिश करते हैं जी। मांगा बेस इस समय उनके काफी खिलाफ है, क्योंकि वो फॉरएवर वॉर जैसा आपने कहा वो नहीं चाहते थे और वो होने लगा है, और उसमें अमेरिका की क्षति भी बहुत हो रही है। ठीक है। अमेरिका ये बात जानता है, अमेरिकन ये बात जानते हैं कि किसी भी तरह अगर मागा बेस वो उनसे हिलता है तो उनकी हार होगी। लेकिन इसके पिछले आपने बाइडेन साहब के टर्म में भी देखा था कि बाइडेन साहब के जब मिड टर्म इलेक्शन हुए थे उसमें उनकी पार्टी जीत गई थी, लेकिन फाइनली बाइडेन साहब हार गए थे। तो ये भी होता है, यहां भी यही हो सकता है कि हो सकता है ये हार जाए। और मैंने एक चीज और देखी सर, जब कभी डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करके कहते हैं कि कहर बर्पा करने वाले हैं वो, तो बिल्कुल नहीं करते। तो मुझे ये लगता है कि ये जो यहां पर ऐलान हो गया है शारदेंदु जी, निश्चित रूप से कि आज मैं एक महान सभ्यता को समाप्त करने जा रहा हूं, जैसा ही होने वाला है मुझे लगता है ऐसा। और एमओयू करके शांति की बातें करके हमला भी कर सकते हैं, यह भी बात अपनी जगह स्थापित है। जिस तरीके के वो बयानात देते हैं वो अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो है नहीं, उनके सारे एक्शन प्रेडिक्टेबल है। और जहां तक अमेरिका की रणनीति का सवाल है ईरान के खिलाफ, वो किस जगह पे डिसीजन सीख कर रहे हैं, इसके तहत उनकी स्ट्राइक चल रही है। और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाके जो बंदरगाह है, जो वहां की लॉन्चिंग साइट है, जो उनकी मिसाइल साइट, उस पर हमले कर रहे हैं। और साथ में खर्क आइलैंड और वो आइलैंड जहां पे ऑयल रिच और जो स्ट्रेट हॉर्मुज को डोमिनेट करते हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। और जहां तक देखिए कोलैटरल डैमेज का सवाल है, एक कोशिश जरूर की थी। सबसे पहले उन्होंने देखिए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट किया, वहां नहीं अचीव हुआ तो उन्होंने एम्फेसिस शिफ्ट किया और उसका स्टेटमेंट भी आया था कि हम सारे ब्रिजेस और पुल और रेलवे लाइन तोड़ देंगे, और उसका अटेम्प्ट भी लिया, उस पर स्ट्राइक भी किया, लेकिन बहुत अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि इन सारे टारगेट की रेक्यूपरेबिलिटी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। आपने ब्रिज तोड़ा, उसका ऑल्टरनेटिव रूट बन, ईरान बहुत बड़ा देश है, कितने ब्रिज उड़ाएंगे, कितने रेलवे लाइन उड़ाएंगे, उसका अल्टरनेटिव रूट बन जाता है, रिपेयर हो जाता है, लिहाजा उसका इफेक्ट उस तरीके से नहीं आता। हाँ, आपने सिविलियन टारगेट नहीं हिट किए, आपने अस्पतालों को नहीं मारा, लेकिन कोशिश जरूर की होगी। और साथ में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा है। आज की डेट में जब चाइना ने उनको शोल्डर फायर मैन पैक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, तो ये उम्मीद करिए कि उनके पास बाकी एयर डिफेंस के सिस्टम भी मौजूद हैं, जिसमें S-400 भी है और तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर रहा। और IRGC ने जिस तरीके से अपने आप को डिसेंट्रलाइज किया है, लिहाजा उनके कंप्लीट मोबाइल लॉन्चिंग साइट को आप नहीं टारगेट कर सकते। और ईरान की रणनीति देखिए अमेरिका को लगातार चोट पहुंचा रही है। इससे आज की डेट में अमेरिका परेशान है। अमेरिका परेशान इसलिए है कि उसकी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आई, इंडो पैसिफिक रीजन में उसका कंट्रोल कम हो गया, और रशिया यूक्रेन में कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट वो नहीं दे पाए, और वो धमकाते रहते हैं यूक्रेन को। नहीं सर, लेकिन इस तरीके की जिस तरह की बमबारी चल रही है, जैसे ये फेजेस में ही सही, लेकिन लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है शारदेंदु जी, तो दोनों तरफ की अपनी अपनी सीमाएं और अपनी अपनी मजबूतियां हैं। लिमिटेशन यह है कि ईरान इतने दिनों से सैंक्शंस झेल रहा है, उसके पास तमाम उसके मददगार होने के बावजूद वो प्रत्यक्ष सामने अपरेंटली जो दिखाई दे उस तरह की मदद तो उसको मिल नहीं रही है। क्लैंडस्टाइन मदद जो मिल रही है उसके सहायता से जो कर पा रहा है वो कर पा रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकता रहा ईरान के ऊपर, तो जाहिर है ईरान की फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक कभी ना कभी ईरान कहेगा बस अब और हम नहीं झेल सकते। क्या वाकई ऐसी नौबत आ जाएगी या ये बहुत विशफुल थिंकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की? अचल मल्होत्रा सर। नहीं दिनेश, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ईरान और अमेरिका के पर्सपेक्टिव को देखा जाए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए, तो ईरान के लिए तो ये सर्वाइवल की लड़ाई है। आई मीन इट्स क्वाइट क्लियर कि अमेरिका और इजराइल अलग अलग और दोनों एक साथ मिलकर ईरान को निस्ते नाबूद करना चाहते हैं।
तो वो तो आखिरी दम तक लड़ेगा। हार्डन्ड है, सालों साल से सैंक्शंस झेल रहा है, आइसोलेशन की जा रही है, उनसे लगातार अटैक किए जा रहे हैं, इसराइल अमेरिका ने मिलके कर लिए और चले ही जा रहा है। 6 महीने से लड़ाई चल रही है, उससे पहले 1 साल भी हुई थी। ये तो इनका पर्सपेक्टिव है। अमेरिका और इसराइल का जो पर्सपेक्टिव भी यही है कि ईरान को जो है डिकैपेसिटेट कर दिया जाए, उसकी कैपेबिलिटीज को बिल्कुल उतना न्यूट्रलाइज कर दिया जाए कि फिर उसकी तरफ से ना तो वेस्ट एशिया को कोई खतरा रहे, ना कोई इसराइल को खतरा रहे। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली उनको जो है जितनी डिजायर्ड लेवल ऑफ सक्सेस चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। और उसके ऊपर से ये हो गया है कि बीच बीच में इसराइल और अमेरिका के बीच में भी हमें ऐसा महसूस होता है कि दोनों सेम पेज पे नहीं है। अमेरिका को काफी परसुएट करना पड़ता है इसराइल को समय समय पे कि भाई ये मान लो, ये जैसे लेबनान का बीच में जिक्र आया था, जब यहाँ सीज फायर हो रहा था या एग्रीमेंट हो रहा है, MOU हो रहा था, तो इसराइल उस समय नाखुश था। तो ये अमेरिका और इसराइल इसी साइकिल में फंसे हुए हैं कि कहाँ रुके, कहाँ तक जाएं। ईरान का क्लियर है दिनेश, उससे तो मरना जीने मरने की लड़ाई है उसके लिए, सरेंडर वो कर नहीं सकता। हाँ, इतना मैं कहूंगा, जो मेरी अपनी पर्सनल इसमें डिस्कशन में जो मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि 17 जून से पहले मेरी पूरी सिंपैथीज ईरान के साथ थी काफी हद तक। लेकिन जब MOU हो गया और वो MOU इतना हेविली लोडेड था ईरान के फेवर में, तो मुझे लगता है कि ईरान को कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज दिखानी चाहिए थी और ऐसी नौबत नहीं लानी चाहिए थी कि अमेरिका को दोबारा चांस मिले। दुनिया की नजरों में दुनिया को कम से कम ये महसूस होना चाहिए था कि ये अमेरिका जो है ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। यहाँ ऐसा लगता है कि ईरान ने सिविलियन शिप्स के ऊपर जो कमर्शियल शिप्स पे जो अटैक किया, वजह कुछ भी रही हो, वो ठीक नहीं था। तो इस समय अब एक सेट पैटर्न में चल रहे हैं हम लोग, कभी नरम, कभी गरम, कभी तबाही। ये जो आप कह रहे हैं सर, अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस जमाने में सिर्फ आपकी नहीं सर, पूरी दुनिया में इस तरह की संवेदनाएं ईरान के साथ मजबूती के साथ बनती हुई दिखाई दे रही थी, ये नैरेटिव हर कोई सब्सक्राइब कर रहा था कि ईरान के साथ जो हो रही है वो ज्यादती हो रही है। MOU ज्यादातर उसमें ईरान के हक की और हित की बातें होने के बावजूद क्या उस समय इसको टाला जा सकता था? जो किया ईरान ने, जिस तरीके से उसने हमला बोला जहाजों के ऊपर इस बार, जिससे फिर से बात आगे बढ़ी, या वो इसलिए ईरान एक रेड लाइन ड्रॉ करना चाहता था ताकि अमेरिका को यह पता रहे कि वो किसी भी सूरत में यह ना समझे कि उसने ईरान के ऊपर कोई एहसान कर दिया है? यह भी मैं समझूंगा अपने मेहमानों से, लेकिन पहले यह खबर देखिए। कुवैत से अपनी सेना हटाने की तैयारी में है अमेरिका। कुवैत में स्थायी सैन्य ठिकाना खत्म करेगा अमेरिका। पेंटागन ने सैनिकों की वापसी प्रक्रिया को और तेज किया। ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमलों के मद्देनजर यह हो रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका का यह सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है। अब ये जो किया जा रहा है कमोडोर काले, इससे तो मैसेज ये जाएगा कि ये किसी भी समय अपना बोरा बिस्तरा उठाएंगे और चल देंगे, जिनको इन्होंने कहा है कि हम सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे रहे हैं तुमको अपना। नहीं, देखिए दिनेश जी, इसमें दो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बातचीत में ब्रिगेडियर साहब ने बोली। एक तो मैन पैड्स का जो सिलेक्शन है और मैन पैड्स जो आ रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अभी आ नहीं रहे हैं ईरान के पास, और मैन पैड एक बहुत ही बेसिक वेपन है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, शोल्डर फायर्ड क्विक रिएक्शन मिसाइल। बट बेसिकली क्विक रिएक्शन मिसाइल्स एक्चुअली जब आप मास पैराट्रूपर मूवमेंट करते हैं उस समय बहुत ही इफेक्टिव रहता है। बिकॉज याद रखिए कि जब पैराट्रूपिंग होती है या पैराशूटिंग होती है तो सारी पैराशूटिंग जो है हाई ऑल्टीट्यूड से नहीं होती है। हाई ऑल्टीट्यूड केवल स्पेशल फोर्सेस करती हैं, और जो नॉर्मल एयरबोर्न फोर्सेस हैं वो करीब 1100 फीट से लेकर 1500 फीट तक की हाइट से जंप करती हैं। तो उस समय हवाई जहाज बहुत ही वल्नरेबल होता है, बिकॉज वो स्लो स्पीड पे आते हैं और ये करते हैं। तो उस समय एक्चुअली एयर डिफेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है ताकि दुश्मन का कोई भी जमीन पे मिसाइल अवेलेबल नहीं हो। लेकिन मैन पैड्स एक ऐसी चीज़ है जो कहीं से कहीं भी पहुंच जाती है और बहुत इफेक्टिव रहती है इस सिनेरियो में। तो मेरे ख्याल से जो मैन पैड की खेप आई है ये बेसिकली ईरान के इस डर से आई है कि कहीं ना कहीं लिमिटेड ग्राउंड एक्शन हो सकता है। अच्छा, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जब लॉजिस्टिकल बेस से मूवमेंट बाहर की तरफ हो रही है और उसको आप छोड़ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी, ये इंडिकेशन भी हो सकता है कि ग्राउंड वॉर जो है वो लिमिटेड स्टेज पे कुवैत की तरफ से हो सकता है विद अ लैंडिंग बेस। मतलब आपका जो एक वॉर टाइम बेस उस टाइम पे बनाया जाए ताकि जो प्रिपरेटरी फेज है
वो प्रिपेरेटरी फेज में बेस खाली हो जाए एंड देन उसके बाद जो है छोटे थोड़े ट्रूप्स के साथ जो है उस तरफ से हमला किया जाए। देखिए, मैं एक बारी पहले भी इस डिस्कशन में एक बारी ये बोल चुका हूं कि अगर कोई ग्राउंड अटैक होता है, ग्राउंड पे फोर्सेस आती हैं, तो वो बहुत ही लिमिटेड और कॉन्सेंट्रेटेड ही होगा और वो मोस्ट पॉसिबली जो है वो खर्ग आइलैंड या किसी ऐसी एनर्जी सोर्स पे होगा ताकि जो है ईरान की इकोनॉमिक बैकबोन जो है बुरी तरह से टूट जाए। तो ये पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव। लेकिन क्या अमेरिका उसके साथ आने वाले जोखिमों के लिए क्या अगर मान लीजिए ये शॉर्ट टर्म में भी होता है, लिमिटेड होता है, बड़ा फोकस्ड होता है, तो भी अमेरिका को जो उसके साथ खतरा इन्वॉल्व है वो उसको रोक सकता है, वो उसके लिए डेटरेंस हो सकता है, या कम से कम शॉर्ट टर्म वाले मामले में कहीं उतना बड़ा कोई खतरा नहीं है, ये डेटरेंस का काम नहीं करेगा, ये समझूंगा आप लोगों से। लेकिन पश्चिम एशिया में यूएस का सुरक्षा अलर्ट, देखिए खबर, अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह, उड़ानें बंद होने और हवाई क्षेत्र बंद होने की आशंका, हालात बिगड़ने पर नागरिकों को निकलने की तैयारी के निर्देश। यूएई, कतर, ओमान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में अलर्ट जारी। अमेरिकी दूतावासों का नागरिकों को अलर्ट, अमेरिकी दूतावासों की तरफ से नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब ये तो साफ इशारा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। या प्रोफेसर अमिताभ, ये जो हुक्मरान है उनको समझ में आता है कि इस तरीके की चीजें एक्चुअली ऐसे ही इंटरप्रेट की जाएंगी, बेशक हम वो ना करें जो समझा जा रहा होगा। देखिए, जब भी ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि वो वॉर को आगे बढ़ाएंगे, वो एकदम से नीचे आ गए हैं। इसीलिए जो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है उसको मार्केट भी आजकल सीरियसली नहीं ले रहा है। जैसे तेल के दाम आप देख रहे हो बहुत नहीं भाग रहे हैं। तो जिस स्थिति में इस समय अमेरिका है या ट्रंप है, उनको बहुत कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। दूसरी बात, ये जो होर्मुज है उस पर कॉम्प्रोमाइज किसी ना किसी फॉर्म में ईरान करवाना चाहता है, क्योंकि वही उसका एक न्यूक्लियर वेपन है जिसको वो वेपन ऑफ लास्ट रिसॉर्ट या फर्स्ट रिसॉर्ट यूज करना चाहता है। और जितने ईरानियन लीडरशिप है, आप देखेंगे जिस तरह से एस्केलेट किया है ईरान ने इस वॉर को सेकेंड फेज में, उसको देख के लगता है कि वो प्रिपेयर्ड है फॉर अ लॉन्ग हॉल। अब वो लॉन्ग हॉल कितना होगा, ईरान की बर्बादी तक होगा, ये बताना मुश्किल है। लेकिन ये तो बहुत क्लियर है कि होर्मुज को वो छोड़ेंगे नहीं किसी भी शर्त पर। और अमेरिका ये इंश्योर करना चाहता है कि होर्मुज पहले की तरह जो फरवरी 28 के पहले वाली स्थिति थी वैसी रहेगी नहीं, और वो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं खोजना होगा। तो जब तक ये मिडवे नहीं होगा, ये इसी तरह का ऊहापो इन दोनों के बीच चलता है। अच्छा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि दुनिया जब बाद में इसको एनालाइज करेगी, अचल सर, तो इस होर्मुज वाली समस्या का, होर्मुज क्योंकि अब 28 से पहले और 28 के बाद फरवरी में जाहिर बड़ा अंतर है, इसका विलेन किसको मानेगी? ईरान को मानेगी कि अमेरिका को मानेगी? नहीं, अमेरिका को उस हद तक विलन मानेंगे कि ये जो ट्रिगर हुआ तो अमेरिका की तरफ से हुआ। अमेरिका और इजराइल ने इस वॉर को ट्रिगर किया या ऐसी स्थिति में ईरान को लाके खड़ा कर दिया कि जो उसके पास गोल्डन वेपन था, जो उसके पास एक मजबूत हथियार था जिसके बारे में हम थियोरेटिकली बातें करते थे, या इससे पहले जब रेड सी में इस तरह की ब्लॉकेड हुई या हूतीज ने किया, तो इसकी संभावनाओं पे हर कोई बात करता है। मलक्का स्ट्रेट पे भी इस तरह की बात होती थी, किसी ने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। लेकिन ईरान को होर्मुज को वेपनाइज करने के लिए पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल जिम्मेवार है। इसका ये वेपनाइज करना या ये स्थिति बनाना, ये लीगली कहाँ स्टैंड करता है, ये अलग डिबेट है। इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है या नहीं है, या लॉ के खिलाफ है। सवाल है कि परसेप्शन और नैरेटिव, परसेप्शन और नैरेटिव के मामले में ये बात इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाएगी, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल माने, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर आप लड़ाई शुरू नहीं करते, ईरान को इस कगार पे नहीं लाते, पहले दिन से, आप सिविलियन टारगेट्स की बात कर रहे हैं, पहले दिन से इन्होंने सिविलियंस को मारा है। मेरे हिसाब से तो आयतुल्लाह खमेनी और जो उसके साथी थे सब सिविलियन थे। 165 बच्चियां मारेगी, वो भी सिविलियंस थी। अब आप बाकी टारगेट्स की बात छोड़ दीजिए, वो बात की बात। अगली खबर की तरफ ले चलता हूं सर, आप लोगों को, आपके पास वापस आता हूं। ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करेगा अमेरिका, ट्रंप का ईरान पर नए हमलों का आदेश, इस बात के भरोसे के साथ कि हम मजबूर कर देंगे ईरान को। कई दिनों तक जारी रह सकती है भीषण बमबारी, वीकेंड पर शुरू हो सकती है अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक। ईरान के खिलाफ युद्ध का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन, सीबीएस न्यूज और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। तो एक बात और कही जाती है शारदेंदु जी
कि आदमी खुद के बारे में जब ये स्टेटमेंट देना चाहता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, और अगर दुनिया ये समझने लगती है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, तब वो किसी एक समय में प्रिडिक्टेबल होकर भी दिखाता है कि मैं अनप्रिडिक्टेबल हूं, लेकिन इतना अनप्रिडिक्टेबल हूं कि जब आप समझेंगे अनप्रिडिक्टेबल हूं तब मैं प्रिडिक्टेबल हो जाऊंगा। तो वीकेंड में कुछ होने वाला है क्या? देखिए, लड़ाई तो चल रही है, उसकी इंटेंसिटी वेरी करती रहती है, और वीकेंड और नॉन वीकेंड वो क्या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं ये देखना पड़ेगा। और रिजल्ट में वो अमेरिका कंफ्यूज्ड है। अगर उनके में इतनी क्लैरिटी होती कि क्या मिलिट्री एम है, क्या वो अचीव करना चाह रहे हैं, तो ऑपरेशन उसी तरीके से प्रोग्रेस होते। सेंटकॉम अलग सोचता है, उनके डिफेंस मिनिस्टर अलग तरीके से बात करते हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट अलग तरीके से बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अलग तरीके से बात करते हैं, उनके यहाँ खुद बहुत बड़े मतभेद है। और जब वो मीडिया, अपने देश की मीडिया को एड्रेस करते हैं या बात करते हैं, तो उनके से अलग तरीके का परसेप्शन देते हैं। उस समय वो बड़े ह्यूमैनिटेरियन बन जाते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं। तो उनको भी अपनी गद्दी प्यारी है, मिड टर्म इलेक्शन का उनको भी चिंता है। मेरा मानना है कि इसीलिए वो स्ट्राइक भी करते हैं और डायलॉग डिप्लोमेसी को भी जारी रखते हैं। नहीं, आज ये बात भी समझ ही लेते हैं सर, ये बात बार बार कही जा रही है, मिड टर्म को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की चिंता। मैं प्रोफेसर अमिताभ आपसे ये अगली बार आऊंगा तो समझूंगा कि मान लीजिए मिड टर्म में हालात डोनाल्ड ट्रंप के अनुकूल नहीं रहे, तो कितना मुश्किल या कितना इनडिफरेंट मामला उनके लिए रहने वाला है? आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले ईरान को ट्रंप की नई तबाही की धमकी। ट्रंप ने कहा ईरान पर जल्द बड़े हमले करेंगे और इस बार अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ईरान। अधिकारियों को नए हमले की तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। क्या जब ये सारी बातें एक बड़ी महाशक्ति बताती है दुनिया को कि हमने निर्देश दे दिए हैं, हम एक बड़े हमले की तैयारी में हैं, तो क्या यहां बताना हमला करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बताया जाता है? क्योंकि अगर अमेरिका चाहे तो सरप्राइजिंगली भी ये काम कर सकता है, लेकिन वो बता रहा है अगर किसी समय किसी बात को पब्लिक कर रहा है, क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है? अब अगली खबर देखिए, ईरान के पावर और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का काउंटडाउन। अमेरिका और इजराइल मिलकर करेंगे ईरान पर हमला। पावर प्लांट्स और रिफाइनरीज पर हो सकता है हमला। मार्केट खुलने से पहले सैन्य कार्रवाई खत्म करने का प्लान। ट्रंप ने कहा ईरान कहेगा अब और नहीं झेल सकते और तब हम बंद करेंगे। सीबीएस न्यूज और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। अब जरा देखिए, ईरान को ट्रंप की नई धमकी जो आई है वो किन शब्दों में, किस अंदाज में आई है। ट्रंप ने अधिकारियों को ईरान पर नए हमले की तैयारी का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आज रात या कल तक ईरान पर बड़े हमले हो सकते हैं। कैंप डेविड में कैबिनेट की बैठक के दौरान ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करेगा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। ट्रंप की चेतावनी, ईरान बातचीत में शामिल नहीं हुआ तो बड़ा हमला करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर आपने देखी। अब अगर ऐसा है तो डोनाल्ड ट्रंप इस बार जो करने वाले हैं वो निर्णायक होगा, या उसी तरह फेज्ड मैनर में ये एस्केलेशन लैडर में एक और सीढ़ी साबित होने वाला है? शारदेंदु जी। देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका अगर इसी तरीके की लड़ाई डिस्टेंस बैटल लड़ता रहेगा तो उससे बहुत अचीवमेंट होने वाला नहीं है। और ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च करने के लिए आज की डेट में वो इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तमाम तरीके की प्रिपरेशन, तमाम तरीके की टारगेटिंग और आपको अपने ट्रूप्स को कमिट करना पड़ेगा। और ये ट्रूप्स या तो एम्फीबियस ट्रूप्स हो सकते हैं या एयरबोर्न ट्रूप्स हो सकते हैं, और दोनों ही केस में वो हाईली वनरेबल होते हैं। अगर आपने उस पोर्ट को या उस तटीय इलाके को पूरी तरीके से सैचुरेट करके अपने ट्रूप्स को वहां लॉन्च किया, जिससे कि उनको एक सिक्योर पैड मिल सके, जिससे वो अपने ऑपरेशन को फर्दर लॉन्च कर सके। तो सर ये जो दोनों तरफ की ये कितनी उसमें ये जो है कि एक को देखना पड़ेगा। अगर ग्राउंड ऑपरेशंस वो करते हैं तो उनके लिए अलग समस्या है, नहीं करते तो अलग समस्या है। ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में लोग ये कहते हैं कि कुएं की गहराई अगर कम है और चोट लगने का खतरा कम है तो कुएं में कूद जाना खाई में गिरने की अपेक्षा ज्यादा, क्योंकि लॉसेस कम करने के बारे में उस समय आदमी सोचता है। तो यहां वो कुआं क्या होगा कोमोडोर काले? ग्राउंड अटैक कर देना या मिड टर्म देखना? देखिए, मैं दिनेश जी, जब भी मैंने डिस्कशन किया है तो बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब तक आपका डिसीजन, मिलिट्री आपका एंड स्टेट क्या है और मिलिट्री सॉल्यूशन आप किस लेवल तक चाहते हैं, जब तक ये क्लैरिटी यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है तब तक ये वैक्स ऑन एंड वैक्स ऑफ होता रहेगा। आगे जाते रहेंगे, पीछे आते रहेंगे, लेवल को इंक्रीज। तो क्लैरिटी कौन तय करेगा? इजराइल तय करेगा या अमेरिका तय करेगा? नहीं, ये अमेरिका ही तय करेगा। इस समय इजराइल का इंटेंशन बड़ा क्लियर है। यदि इजराइल पे छोड़ दिया जाता तो मेरे विचार से इजराइल ने ये लड़ाई कब की खत्म कर दी होती, परंतु ये लड़ाई इसीलिए ऑन एंड ऑफ चल रही है बिकॉज इसमें जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है या जो एनर्जी पे जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका वेस्ट एशिया में इंटरेस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बचाने के लिए। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखिए। आप जो कह रहे हैं कि अगर ये होता तो इजराइल ने लड़ाई कब की खत्म कर दी होती, उसी तरीके से यह भी एक सत्य है
कि अगर अगर इजराइल समर्थन देता तो अमेरिका भी अभी तक युद्ध समाप्त कर चुका होता। इजराइल भी अगर नहीं चाह रहा है तो अमेरिका युद्ध रोक नहीं पा रहा है, यह भी एक उतना ही सत्य है सर। अब मैं जरा इसको लेकर प्रोफेसर अमिताभ के पास यह समझने के लिए आऊंगा कि मिड टर्म को लेकर सच्चाई क्या है। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के हक में चीजें नहीं गई, वो करते रहे अपनी मनमानी जो ईरान को लेकर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या ऐसा कोई डर है जो डेटरेंस का काम करे अमेरिका के लिए? अमेरिका और इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी जरा देखिए। ईरान ने बनाया अमेरिकी बेसिस पर हमले का प्लान, IRGC के सीनियर अधिकारी की चेतावनी, टारगेट पर इजरायली और अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान की तैयारी पर तस्नीम न्यूज की यह रिपोर्ट। तो अगर उधर से इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि तुम्हारे एनर्जी इंस्टॉलेशंस को इस बार छोड़ेंगे नहीं, तो ईरान कह रहा है हमने भी लिस्ट बना ली है, चिंता मत करो। अब जरा देखिए यहां पर क्या क्या है। दुनिया भर में इससे होगा क्या? वो उसकी आंख फोड़ेगा, वो उसकी आंख फोड़ेगा, लेकिन इससे दुनिया अंधी हो सकती है क्या? ये देखिए जरा। दुनिया भर में तेल संकट की चेतावनी, खाड़ी की सभी बड़ी ऑयल फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग, सऊदी अरब UAE के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की तैयारी, कतर और कुवैत की रिफाइनरी पर हो सकता है बड़ा हमला। ईरानी स्टेट मीडिया फास्ट न्यूज की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा। ट्रंप की धमकी पर ईरान की जवाबी तैयारी। ईरान ने जवाबी हमले के लिए 60 ठिकानों को आइडेंटिफाई किया है। खाड़ी देश और इजराइल के ऊर्जा ठिकाने निशाने पर हैं। अब अगर उसने भी ये लिस्ट बना ली है तो एक दूसरे के लिए साइऑप्स हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, या अब तो लिस्ट बन गई भैया, अब होने वाला है जो आप समझ रहे हैं, जिसका अंदेशा है। सभी ठिकानों ईरानी मिसाइलों की रेंज में होने का दावा कहा जा रहा है। हमने मिसाइलों पर नाम भी लिख लिया, कौन सी कहां जाने वाली। अमेरिका की ऊर्जा संपत्तियां भी ईरान के निशाने पर हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान की यह जवाबी तैयारी है, जवाबी कार्रवाई की पूरी। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ नी जर्क रिएक्शन दे दिया कि आप करोगे तो हम भी करेंगे, हमने पूरी स्ट्रेटजी बना ली है। ईरान ये बात कह रहा है। ईरान ने तो नाम भी जाहिर कर दिए हैं कि कौन कौन किन किन जगहों पर। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट को उसने पागलपन करार दिया है, लेकिन यह भी कहा है साथ में कि अगर पागलपन की होड़ है तो इसमें भी हम आगे निकल कर दिखाएंगे। उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाकर दे दी है, ये अमुक अमुक जगहों पर ये ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं जिनको हम आने वाले दिनों में निशाना बनाएंगे। ईरान की अमेरिका को युद्ध विस्तार की चेतावनी। ट्रंप पीछे नहीं हटे तो बंद हो जाएंगे सभी जलमार्ग। बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी। बाबल मंदेब बंद करके हूती रोक सकते हैं समुद्री व्यापार। ईरानी सुरक्षा सचिव मोहम्मद बाखैर जोल कद्र की ये चेतावनी भी सामने आई है। अब जरा देखिए ईरान की टारगेट लिस्ट, जो मैं कह रहा था आपको कि लिस्ट बनी हुई है, कहां कहां पर क्या क्या है। सऊदी अरब में घावर ऑयल फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा तटवर्ती तेल क्षेत्र है, वैश्विक तेल आपूर्ति का यह बड़ा स्रोत है। सऊदी अरब में क्या क्या है? अबकैक और खुरैज प्रोसेसिंग प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रसंस्करण केंद्र माना जाता है। UAE में रुवैस रिफाइनरी और जाकुम ऑयल फील्ड, अबू धाबी में यह प्रमुख तेल उत्पादन और रिफाइनिंग हब। कतर में देखिए नॉर्थ फील्ड और रास लफान LNG कॉम्प्लेक्स, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र का मुख्य केंद्र। कुवैत में बुरगान ऑयल फील्ड, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र। बहरीन सित्रा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, बहरीन का प्रमुख पेट्रोलियम प्रसंस्करण और निर्यात केंद्र। इजराइल में लेवायथन और तमार गैस प्लेटफॉर्म प्रमुख समुद्री प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र माने जाते हैं। तो यह ईरान की तरफ से बनाई गई लिस्ट है। अब ये दोनों ही तरफ से अगर सूचियां बना ली गई हैं, ये फहरिस्त तैयार है, तो क्या दोनों ही पक्ष इस बात को लेकर गंभीर हैं या ये धमकाने का क्रम चल रहा है? बातें उस हद तक जाएंगी नहीं। अचल सर। नहीं, डेफिनेटली आप सिर्फ पब्लिकली ये बातें बता रहे हैं कि देखिए ये सब चीजें हम जानते हैं कि टारगेट हमारे टारगेट पे दोनों तरफ से इस बारे में बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि दोनों के डिफेंस एक्सपर्ट्स को मालूम नहीं है कि उन दूसरी का साइड का वल्नरेबल पॉइंट कौन सा है। बट ये जो शोर शराबे में लड़ाई हो रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टाइल भी है कि एक्स और ट्विटर और उस जमाने में लाके छोड़ दिया कि ये लड़ाई सोशल मीडिया पे ज्यादा लड़ी जाती है। जमीन पे तो लड़ी जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी इसको एक साथ पैरेलली लड़ा जाता है। अब इसे साइकोलॉजिकल वॉर कह लीजिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर ये हकीकत है कि दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के टारगेट कहाँ करने हैं। तो अगर आप एक धमकाता है तो दूसरा उसको जवाब देता है कि भाई तू यहाँ मारेगा तो मैं तेरे को वहां मारूंगा, तू यहाँ मारेगा मैं तो तेरे को वहां मारूंगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका को लेके जो टारगेट्स ईरान के हैं, वो उसमें बहुत से दूसरे देश जो खाड़ी के हैं वो इन्वॉल्व है। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो बैठ के क्या कर रहे हैं। क्या वो कलेक्टिवली अमेरिका को ये नहीं बताना
चाह रहे कि भाई तुम जो यहाँ आए थे, तुम्हारी प्रेजेंस जो यहाँ स्टेबिलिटी, पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए तुम्हारी मिलिट्री प्रेजेंस जो बनी थी, जी। वही सबसे बड़ा इंस्टेबिलिटी का कारण बन गई है आज की तारीख में। तो अब हमारी तबाही को आप कहाँ तक ले जाओगे? क्या इनके पास कोई कलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं है, या ये भी कंफ्यूज्ड हैं कि ईरान को जिंदा रखा जाए या ईरान को मार दिया जाए? ये भी इनका भी डिलेमा है कि कल को ईरान जिंदा हो गया और कल को ये टाइगर बन गया, शेर बन गया, तो फिर हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो बड़ी उथल पुथल, बड़ी असमझ की स्थिति में पूरा एक क्षेत्र, पूरी दुनिया घूम रही है। और भारत जैसे बहुत से ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश हैं जो बिना बात के इसका खामियाजा उठा रहे हैं, चाहे वो सप्लाई चेन्स की वजह हो या फर्टिलाइजर, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, ये सब चीजों को लेके। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय क्लैरिटी किसी के पास पूरी तरह से नहीं है, सिवाय ईरान को छोड़। मेरा ये मानना है। और ईरान के पास क्लैरिटी ये है कि मुझे लड़ना है, आखिरी दम तक लड़ना है। जब तक मेरे में जान है तब तक मुझे अपने आप को बचाना। राइट। और अमेरिका को नहीं समझ में आ रही कहाँ रुकना है, वेस्ट एशियंस को समझ में नहीं आ रही कि कहाँ क्या करें इसको। अब इसी अमेरिका के सहारे बैठे रहे या फिर उसको रोकेंगे, यार खत्म करो इसको। और इजराइल का तो अपना ही एक वो है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, रशिया यूक्रेन की वार अगर 5वें साल में पहुंच गई तो ये भी धीरे धीरे खिसक के पहुंच ही जाएगी कहीं ना कहीं। कब तक चलेगी खुदा जानता आज की तारीख। कोई नहीं जानता कि ये कब तक जाएगा। हर एक स्टेक होल्डर की निगाहों से इसको अगर आप देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। अचल सर ने क्या कमाल की मंजर कशी की है इसमें। अब देखिए जरा अमेरिका की ईरान पर विध्वंसक हमले की तैयारी। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में नए सैनिक किए तैनात। पश्चिम एशिया में अमेरिका ने तैनात किए एडवांस वेपन्स। ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों का विस्तार शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र में अमेरिकी सेना का बड़ा युद्धाभ्यास जारी। ये तो लगता है कि ये जो शुरू से कहा जाता रहा कि अमेरिका युद्धोन्माद पर भरोसा करने वाला, इसको फैलाने वाला एक देश है, इससे ज्यादा क्या सबूत मिलेंगे प्रोफेसर अमिताभ? नहीं, देखिए अमेरिकन इंटरेस्ट यहाँ आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं शुरू से, क्योंकि ये तेल का रीजन है, तेल का कंट्रोल उनको चाहिए था। लेकिन इस समय ट्रंप ने अपना सारा जो फिलॉसफी था अमेरिकन डोमिनेशन का, उसको उल्टा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये चीज करनी है, और यहां पर वो आके फंस गए, क्योंकि इजराइल तो अपना साइड में अपना जो भी कर रहा है वो कर रहा है, वो कैपेबल है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इस बहाने पूरा वेस्ट एशिया वल्नरेबल हो गया। सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, आप नाम लीजिए, सारों पर अटैक कर रहा है। और ईरान को इसमें कोई गुरेज नहीं है कि इनको हमको तबाह कर देना है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना है, इनके ऑयल सप्लाई रूट जो है उनको बंद कर देना है। तो ईरान का अपना लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है कि डोमिनेशन वेस्ट एशिया में रहेगा, सुप्रीम हम रहेंगे, अमेरिका तो आता जाता रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर जियोग्राफिकली अमेरिका के आसपास पड़ोस में जहां तक मिसाइलों की रेंज होती ईरान की, अगर वहां पर अमेरिका होता तो क्या यही रवैया और नजरिया होता अमेरिका का? प्रोफेसर अमिताभ, अमेरिका ने अपने जितने बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं सबको या तो न्यूट्रलाइज कर लिया या दोस्त बना लिया, चाहे वो मेक्सिको हो या कनाडा हो या जितने भी लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हो। तो उनको अपने रीजन में कोई डर नहीं। अमेरिका ने अपनी युद्ध अपने भूमि पर युद्ध कब लड़ा है? सिर्फ एक पर्ल हार्बर और 9/11, उसके अलावा तो कभी युद्ध हुआ ही नहीं। तो वो तो जानते ही नहीं कि डर क्या होता है युद्ध का। डर तो समझते हैं ईरानी, इराकी, सऊदी जो जिन पर अटैक हो रहा है, इजरायली जिन पर रोज अटैक होता है, तो वो समझते हैं। अमेरिका इस सबसे इम्यून है। और अंग्रेजी में हम कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन में, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है। दुनिया पर वो बम गिरा सकते हैं, हमारे यहाँ बम गिराओगे तो देखो भैया बर्बाद कर देंगे। ये मिड टर्म वाला सवाल एक बार फिर से सर रह गया, मैं आता हूं आपके पास लेकर। लेकिन इधर ईरान की जमीनी नाकाबंदी की तैयारी में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ग्राउंड ब्लॉकेड करके आर्थिक संकट पैदा करने की तैयारी। ईरान के पड़ोसी देशों से सीमाएं सील करने की अपील। इराक, पाकिस्तान और तुर्की से व्यापार रोकने का प्रस्ताव। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया और अजरबैजान भी बंद करेंगे बॉर्डर। शांति वार्ता नाकाम रहने पर अमेरिका का आखिरी दांव। तो फिर उम्मा का क्या होगा शारदेंदु जी? ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई कि ये ब्लॉकेड, ये व्यापार बंद और सीमाओं को सील, ये सारे के सारे पेपर पे हैं आज की डेट में। ईरान एक बड़ा देश है और कितने इफेक्टिवली आप इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। अगर आप ये सारी नहीं, उम्मा का क्या होगा फिर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इंटेंशन है ग्राउंड। मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या होगा अगर ये सब देश अपनी सीमाएं रोक देंगे, व्यापार रोक देंगे?
देखिए, व्यापार तो आपने बहुत पहले से रोक रखा है, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं, और ईरान में जो इन्फ्लेशन है, जो तमाम आम दिनों की जो चीजों तो आप कह रहे हैं कि उम्मा जैसी चीज अमेरिका जिम्मेदार है। असल में जमीन पर एग्जिस्ट नहीं करती, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहने मतलब है कि ये इफेक्टिव नहीं होगा। ईरान ने आज की ठीक, डेट में ठीक। टोटल डिटर्मिनेशन के साथ ठीक। उनका हर एक नागरिक इस क्राइसिस को फेस करने राइट सर, मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि वक्त अब कम बचा है। ईरान पर बड़े हमले से पहले अमेरिकी वायुसेना अलर्ट पर, यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल की ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की तैयारी, पश्चिम एशिया में अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर्स ने भरी उड़ान, ट्रंप के आदेश मिलते ही ईरान पर शुरू हो जाएगी बमबारी। ईरान पर हमले को लेकर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। अब जरा देखिए, जुलाई में अमेरिकी हमले, अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर के हमले किए। इस दौरान 17 प्रांतों के 60 से ज्यादा शहर और इलाके निशाने पर रहे। नौसैनिक मिसाइल ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिकी हमलों से दक्षिण ईरान सबसे ज्यादा इस दौरान प्रभावित दिखाई दिया। बाद में पश्चिम, मध्य और उत्तरी इलाकों पर हमले फैल गए। इसमें होर्मुजगान, बुशहर, सिस्तान, बलूचिस्तान, खुजेस्तान सबसे ज्यादा निशाने पर रहे। इन चारों प्रांतों में ईरान के प्रमुख नौसैनिक अड्डे मौजूद थे। इन सबसे पहले 9, 10 जून और 25-26 जुलाई को भी अमेरिकी हमले हुए थे। ओमान के पास, अगली खबर देखिए, ओमान के पास तेल टैंकर पर हमला, प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रोजेक्टाइल की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। अब जरा यह भी देख लीजिए, एक और अहम खबर इस बिग वॉल पर देखिए। समंदर में फिर से टेंशन हाई है। ओमान तट के पास तेल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। मस्कंदम प्रांत के लीमा तट से 20 किलोमीटर दूर यह घटना हुई है। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन UKMTO ने इस बात की जानकारी दी है। हमला होने से टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है। इंजन क्षतिग्रस्त होने के बाद जहाज नियंत्रण से बाहर हो गया। तो ये चल रहा है और ये लग रहा है वाकई कि ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गई है पूरी लड़ाई। अब जरा देखिए, यहां होर्मुज में IRGC का बड़ा दावा, ईरान ने 2 तेल टैंकरों को रोका, तेल टैंकरों को निशाना बनाया। ईरान का आरोप, यूनाइटेड स्टेट्स सैन्य सुरक्षा में थे। अब ये खबर देखिए कि होर्मुज में तनाव के बाद ईरान का एक्शन। ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद किया, बगैर इजाजत जाने वालों पर हमले की चेतावनी भी दी। होर्मुज में फिर से जंगी टेंशन हो गई है। ईरान ने 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया। आरोप है कि अमेरिकी सुरक्षा में थे दोनों टैंकर, अवैध और असुरक्षित मार्ग से जाने की कोशिश कर रहे थे। चेतावनी के बाद भी टैंकर नहीं रुके, जिसके बाद यह हमला किया गया। कार्रवाई के बाद 4 दूसरे टैंकरों ने अपना रास्ता बदल देने में ही भलाई समझी। सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका का बड़े सैन्य एक्शन का प्लान। सेंटकॉम चीफ ने ईरान पर हवाई हमले की दी सलाह। ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते के भारी हवाई हमले का प्रस्ताव एडमिरल ब्रैड कूपर ने दिया। गो बिग सैन्य हमले का प्लान। ट्रंप कर रहे ईरान पर बड़े हमले के प्लान की समीक्षा। अब ये जो है होर्मुज सेंटकॉम का दावा, अब तक 30 व्यावसायिक जहाजों का रास्ता बदला गया। 2 जहाजों को निष्क्रिय किया गया। 2 जहाजों पर अमेरिकी सेना ने चढ़कर कार्रवाई की। लगभग 30 राहत सामग्री वाले जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई। USS मिशेल मर्फी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी में तैनात। सेंटकॉम ने MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी जारी की। और जरा देखिए कि ये जो सब कुछ है, इस सब के बारे में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना एक्सीलरेटर कितना दबाएगा या कितना उस पर पैर हल्का रखेगा, डिपेंड करता है मिड टर्म को लेकर ट्रंप क्या सोच रहे हैं। तो क्या होगा मिड टर्म में, क्या होगा तो क्या होगा? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, इस समय पब्लिक ओपिनियन मागा बेस ट्रंप के खिलाफ है और मिड टर्म में उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अभी जो उनकी मेजॉरिटी है कांग्रेस के दोनों हाउसेज में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में, वो लूज कर सकते हैं, इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ट्रंप इससे डेटर्ड नहीं होंगे। उनकी पॉलिटिक्स, उनकी समझ अमेरिकन पॉलिटिक्स पर वो अलग है। चाहे वो कैपिटल हिल पे चढ़ाई करना हो अपने सपोर्टर्स के साथ, या ये मान लेना हो कि वो हारे नहीं हैं, तो वो इन चीज़ों से अपने आप को बाधित नहीं करेंगे या रोकेंगे नहीं। हाँ, और उनका ये लास्ट टर्म भी है, तो ये अपनी लेगेसी दूसरे तरह की बनाना चाहते थे। शायद वो बन नहीं पाएगी, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा इन्वॉल्विंग है और फॉरएवर वॉर की तरफ ही ये बढ़ रहा है और वो रुकने वाला नहीं है। मतलब ये हो गया सर, रशिया यूक्रेन जैसा ही हो गया। ये रशिया यूक्रेन जैसा हो गया। बीच में कहीं अमेरिका निकल जाए, ये भी हो सकता है, कहे कि अब तुम लोग लड़ते रहो, वेस्ट एशियन स्टेट्स हैं। ये भी कर सकता है कि हम तुमको आर्म्स देंगे, असले देंगे, जो यूक्रेन को करके फंसाया था, आज तक वो फंसा हुआ है। उसी तरह इनको कहेंगे सऊदी अरेबिया को हम तुमको टमाहॉक दे रहे हैं, UAE को कहेंगे हम तुमको कुछ दे रहे हैं, और इजराइल को बीच बीच में हवा देते रहेंगे कि तुम भी अटैक करते हो। तो अमेरिकन इंटरेस्ट जो है यहाँ लॉन्ग टर्म यहाँ रुकने वाला नहीं। कुवैत से उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। ये तो सर मुझे वो गाना याद आ रहा है, थोड़ा बदल कर, मैं जहां चला जाऊं, बाहर चली आए था उसमें,
यहां पर अमेरिका के संदर्भ में मुझे दिखाई दे रहा है, मैं जहां चला जाऊं बाहर चली जाए। बहरहाल ये अगली खबर देखिए। इसके साथ कि मैं अपने मेहमानों का आज की चर्चा के लिए धन्यवाद करता हूं।